हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी में वेइंग आपको टाइम ट्रैवल करते हुए दिखाई देगा, जो जाकर पास्ट के लंजा से मिलेगा। वो भी लंजा खुद वेइंग को फ्यूचर से बुलाएगा। बट क्या फ्यूचर वाला वेइंग पास्ट वाले लंजा के साथ रह पाएगा? स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें मॉडर्न वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ वेइंग एक बुक स्टोर में था और बुक खरीद रहा था। वेइंग जब यूनिवर्सिटी में था तब उसे एक फेमस राइटर के बारे में पता चलता है, जिसकी बुक स्टोरी काफ़ी फेमस थी। वेइंग ने जब स्टोरी रीड की थी तब उसे वो स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी। तब से लेकर आज तक वेइंग उस स्टोरी के सारे सीज़न को रीड करते हुए आ रहा था। वेइंग को इसलिए भी वो स्टोरी काफ़ी पसंद थी क्योंकि उसमें जितने भी कैरेक्टर के नाम थे वो सारे वेइंग के आसपास के लोग थे। बस फ़र्क इतना था कि वेइंग के लाइफ में ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं थी। बस उस बुक के मुताबिक कैरेक्टर की पर्सनालिटी भी सेम थी। मोदोजोशी बुक का वेइंग और रियल लाइफ वेइंग में ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं था। मोदोजोशी बुक वाले वेइंग के पास जो नहीं था वो भी रियल लाइफ वेइंग के पास था। उसकी मदर, उसके फादर, सब कुछ। और जंगछा की मदर ने भी कभी वेइंग को नापसंद नहीं किया। बट उसके बावजूद रियल लाइफ वेइंग को उस बुक वाले वेइंग से काफ़ी जेलेसी फील होती थी, क्योंकि उस वेइंग के पास वो था जो रियल लाइफ वेइंग के पास नहीं था, लंजा। रियल लाइफ वेइंग को लंजा चाहिए था। वेइंग जैसे जैसे बुक पढ़ता गया उसे लंजा से प्यार होता गया। लंजा का कम बोलना, बट वेइंग की नॉनसेंस बातों को सुनना, लंजा का वेइंग के लिए केयरिंग नेचर रखना, ये सब रियल लाइफ वेइंग को पसंद आने लगा था। वेइंग लंजा को चाहने लगा था। वेइंग लंजा को देखना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था, उसका लवर बनना चाहता था। अपनी लाइफ में एक बार वांगजी को स्माइल करते हुए देखना चाहता था। वेइंग के इन सारे थॉट को वेइंग के फ्रेंड्स जानते थे और हमेशा से इस बात को लेकर वेइंग का मजाक भी बनाया करते थे, स्पेशली वेंचिंग और जंगछा। वेंचिंग वेइंग की बेस्ट फ्रेंड थी और वेइंग को इस तरह एक कैरेक्टर से ऑब्सेस होते हुए देख वो वेइंग को नहीं देख सकती थी। वीकेंड्स का टाइम था। वेंडिंग, वेंचिंग और वेइंग तीनों साथ मिलकर वेंचिंग के घर पे अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे थे। वेंडिंग तीनों के लिए लंच रेडी कर रहा था और वेइंग और वेंचिंग वेंडिंग की मदद कर रहे थे। वेंडिंग इस लाइफ में एक फेमस शेफ था, जिसके कुछ टीवी शो भी चलते थे और साथ ही साथ वेंडिंग का खुद का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था जो पूरे चाइना में फेमस था। वेंचिंग एक डॉक्टर थी और वेइंग एक इंजीनियर। जब तीनों कुक कर रहे थे तभी वेंचिंग कहती है, घर में तो सोया सॉस ख़त्म हो गया। वेइंग कहता है, डोंट वरी वेंचिंग, जब मैं यहाँ आ रहा था तब मुझे वेंडिंग ने फ़ोन कर दिया था और अपने साथ सोया सॉस और कुछ सामान लाने को भी कह दिया था। टेबल के पास प्लास्टिक बैग है, उसमें सारा सामान है। वेंचिंग वेंडिंग की तरफ देखती है और वेंडिंग भी अपना सर हाँ में हिलाता है। वेंचिंग वेइंग से कहती है, चलो कभी तो कुछ काम आए, वरना तो तुम हमेशा मुसीबत ही खड़ी करते रहते हो। और इतना कहकर वेंचिंग सामान लेने के लिए चली जाती है और वेइंग वहीं खड़ा अपना दांत पीसते रहता है, क्योंकि वेंडिंग से ज़्यादा कुछ वो कह नहीं सकता था। तो वेइंग वेंडिंग की तरफ देखता है और उससे कहता है, वेंडिंग तुम अपनी सिस्टर के बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, वो तो कुछ भी कहती रहती है। वेंडिंग भी वेइंग की बातों पर मुस्कुरा देता है। वेंडिंग वेइंग की काफ़ी रिस्पेक्ट करता था और ये बात भी वेइंग को पता था। और एक वेंचिंग थी जो हर बात पर वेइंग को डांटा करती थी। वेइंग की हरकतें ही ऐसी थी। वेंचिंग जब टेबल के पास प्लास्टिक बैग उठा रही थी तभी उसे पास में रखे वेइंग के बैग में एक बुक मिलती है। जब वेंचिंग उस बुक को देखती है तब उसे मोदोजोशी की बुक मिलती है। वेंचिंग उस बुक को लेकर गुस्से में किचन की तरफ जाती है और वेइंग से गुस्से में कहती है, वे वुशिया, तुम्हें कितनी बार कहा है इस बुक को पढ़ना बंद कर दो। पहले तो तुम सिर्फ लंजा से प्यार करते थे, बट अब तो तुम्हें उसके सपने भी आने लगे। इसका मतलब तुम समझ रहे हो? वेइंग उस बुक को वेंचिंग से लेते हुए कहता है, वेंचिंग मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। अब चलो जल्दी से अपना लव कन्फेस कर भी दो। मुझे पता है वेंचिंग तुम मुझे पसंद करती हो, इसलिए तुम्हें लंजा से जलन होती है। वेंचिंग वेइंग के हेड पे मारते हुए कहती है, कोई मेंटल ही होगा जो तुम्हें पसंद करेगा। वेइंग कहता है, वेंचिंग ऐसा मत कहो, ऐसा कहकर तुम मेरे चाहने वाले की इंसल्ट कर रही हो। और तुम्हें तो पता है यूनिवर्सिटी और स्कूल में कितनी सारी गर्ल्स थी जो मुझे पसंद किया करती। वेंचिंग कहती है, जैसा कि मैंने अभी कहा, तुम्हें पसंद करने वाला कोई मेंटल ही होगा और तुम उससे भी बड़े वाले मेंटल। फेक रोने वाले फेस बनाते हुए वेंडिंग से कहता है, वेंडिंग
तुमने देखा ना तुम्हारी सिस्टर मेरे साथ कितना क्रूल पेश आती है। वेन्निंग कहता है जीजी बस आपकी भलाई के लिए कह रही है, वो बस आपका अच्छा चाहती है। वेइंग कहता है वेन्निंग तुम भी अपनी सिस्टर की साइड ले रहे हो। वेइंग की इस बात पर वेन्निंग अपना फेस झुकाते हुए कहता है मैं बस। तभी वेंचिंग कहती है विभूषा वेन्निंग को परेशान करना बंद करो, वो बस वही कह रहा है जो सही है। अब विंग फिर मस्ती करते हुए कहता है आनिंग बस अपने जीजीए का साइड ले रहा है ताकि उसके जीजीए का क्रश अपने प्यार से दूर हो सके। इस पर वेंचिंग वॉमिट करने वाला अपना फेस बना देती है, जिसके बाद तीनों फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। अपना वीकेंड वेन्निंग और वेंचिंग के साथ बिताने के बाद विंग अपने घर आ जाता है। विंग जैसे ही अपने बेड पर जाने वाला था, विंग देखता है कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। विंग जब फ़ोन चेक करता है तो उसकी मदर का फ़ोन था। विंग जब यूनिवर्सिटी में था तब से ही विंग अपना पेरेंट्स से अलग रह रहा था। पहले विंग अपने यूनिवर्सिटी के पास एक अपार्टमेंट में रहता था और अब विंग ने अपने घर अपने ऑफिस के पास ले लिया था। विंग अपनी मदर का फ़ोन रिसीव करते हुए कहता है माँ। फ़ोन के दूसरी तरफ से भी आवाज़ आती है आशन। विंग भी हाँ करते हुए कहता है माँ आपको आपके आशन की याद आ रही थी इसलिए आपने फ़ोन किया ना। विंग की मदर कहती है मैंने तो बस ये चेक करने के लिए फ़ोन किया कि कहीं आसन किसी को परेशान तो नहीं कर रहा या मेरा 3 साल का आसन कोई मुसीबत में तो नहीं है। विंग कहता है माँ। और इस बात पर विंग की मदर हंसने लगती है। अब विंग के फादर की आवाज़ आती है चंगशे आशन को परेशान करना बंद करो। आवाज़ सुनकर विंग अपने फादर से अपनी मदर की शिकायत करते हुए कहता है मदर हमेशा मुझे परेशान करती है। जिस पर विंग के फादर बस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं आशन तुम्हारा वीकेंड्स कैसा रहा। विंग कहता है अच्छा था, मैंने आज अपना पूरा दिन वेन्निंग और वेंचिंग के साथ बिताया और वेंचिंग ने फिर आज मुझे बुली किया। विंग की मदर कहती है आशन को कोई बुली भी कर सकता है। विंग फिर कहता है माँ। जिसके बाद तीनों कुछ देर तक बातें करते हैं और कुछ देर बाद विंग के फादर कहते हैं आशन अब तुम्हें आराम करना चाहिए। जिसके बाद विंग उन दोनों को बाय बोलकर फ़ोन कट कर देता है। विंग पहले तो अपना बुक निकालता है, कुछ देर उसे रीड करता है और उसके बाद सोने के लिए चला जाता है। विंग जब नींद में था तब विंग को अजीब अजीब सपने आ रहे थे। विंग पहले तो अपने साथ एक पर्सन को देखता है जिसने अपने फोरहेड पे एक रिबन बांधा हुआ था और विंग को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब सीन चेंज होता है और विंग को वही पर्सन दिखाई देता है जो विंग को बुला रहा था। वो पर्सन जिस जगह था विंग को उसके आसपास की वॉल गोल गोल घूमते हुए दिखाई दे रही थी और विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी उस पर्सन की तरफ खींची चली जा रही है। अब ये सीन यहीं कट होता है और हमें एशियन टाइम दिखाया जाता है। सुबह के 5 बजने वाले थे बट वांगजी अभी भी सो रहा था। 5 बजता है और वांगजी उठ जाता है। वांगजी जब अपनी नज़र अपने पास सोए विंग की तरफ करता है। वांगजी जैसे ही विंग के पास जाकर विंग को किस करने वाला था, वांगजी देखता है कि विंग की बॉडी कोल्ड हो रही थी। विंग को इस तरह देख वांगजी परेशान हो जाता है। वांगजी विंग को उठाने की कोशिश करता है बट विंग नहीं उठता। जिसके बाद वांगजी जल्दी से लान फिजिशियन को बुलाकर लाता है। लान फिजिशियन जब विंग को चेक करती है तो विंग की बॉडी पूरी तरह से कोल्ड मिलती है। कुछ देर इसी तरह चेक करने के बाद लान फिजिशियन वांगजी से कहती है मास्टर लान, विंग की सोल मोशनियों की बॉडी को छोड़ चुकी है। वांगजी जब ये सुनता है कि विंग वांगजी को छोड़कर जा चुका है तो वांगजी को अपने हार्ट में एक पेन फील होता है। वांगजी को अपनी बॉडी जमी हुई फील हो रही थी बट वांगजी कैसे भी करके लान फिजिशियन से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मोशनियो जो भी चाहता था मैंने और विंग ने उसे पूरा कर दिया था। जिसके बाद बॉडी पूरी तरह से विंग की हो चुकी थी तो फिर विंग कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है। फिजिशियन कहती है मास्टर लान आप सही हैं, आपने विंग को ये बॉडी दिलाने में उसकी मदद ज़रूर की थी पर मैंने एक बुक में पढ़ा था अगर कोई भी पर्सन अपनी बॉडी किसी को सेक्रीफाइस करता है तो जिससे ये बॉडी मिली है उसकी सोल 8 साल से ज़्यादा उस बॉडी में नहीं रह सकती और मुझे लगता है मास्टर वे की सोल इसीलिए इस बॉडी को छोड़कर चली गई। फिजिशियन जब ये सब वांगजी को बता रही थी तब लानसेचान वांगजी के पास आता है। लानसेचान वांगजी से कहता है क्या हुआ वांगजी, मैंने सुना है मास्टर वे की तबीयत ठीक नहीं है। वांगजी अपनी टूटी हुई वॉइस में कहता है ब्रदर
वो फिर से मुझे छोड़कर चला गया। लांसेचान को एक बार फिर वही वांगजी दिख रहा था जो सालों पहले ईलिंग पैट्रियार्क के जाने के बाद था। वांगजी की ये हालत देख लांसेचान घबराने लगता है। लांसेचान वांगजी के पास जाता है, उसे संभालते हुए कहता है, वांगजी क्या हुआ तो मुझे बता सकते हो। बट वांगजी बस इतना ही कहता, ब्रदर वो चला गया मुझे छोड़कर, अपने हस्बैंड को छोड़कर। तभी लान फिजिशियन आगे आकर लांसेचान को सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनने के बाद लांसेचान पहले तो मोशन्यू की बॉडी की तरफ देखता है, फिर अपने भाई की तरफ। लांसेचान को डर लगने लगता है कि कहीं वांगजी फिर से अपनी हालत पहले की तरह ना बना ले या वांगजी अपने साथ कुछ कर ना ले। पहले तो वांगजी के पास आईयूएन था, वांगजी को आईयूएन को बड़ा करना था, उसे हर वो सीख देना था। बट अब ऐसा नहीं था। आईयूएन अब बड़ा हो चुका था, वो सब कुछ सीख चुका था, वो हर काम कर सकता था जो एक अच्छा कल्टीवेटर कर सकता था। लांसेचान ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। लांसेचान वांगजी से कहता है, वांगजी एक रास्ता है जिससे मास्टर वे की सोल फिर से बुलाया जा सकता है। वांगजी जैसे ही ये सुनता है, वांगजी की आंखों में लांसेचान को आस दिखाई देती है। लांसेचान कहता है, लाइब्रेरी पवेलियन में एक बुक है जिससे किसी की भी सोल उसकी बॉडी में वापस बुलाया जा सकता है। जब वेंस ने क्लाउड रेसेस पर हमला किया था और मैं सारे बुक के साथ यहाँ से चला गया था, तब मुझे उस बुक के बारे में पता चला था। वांगजी कहता है, ब्रदर क्या हमारे क्लान में सच में ऐसी बुक है। लांसेचान कहता है, मुझ पर भरोसा रखो वांगजी, मैंने सच में उस बुक को देखा है और उस बुक को इसलिए गुप्त रखा गया है ताकि ये किसी गलत हाथ में ना आ जाए। क्योंकि वांगजी को एक उम्मीद दिख रही थी विंग को वापस लाने की, इसलिए वांगजी मान जाता है और अपने ब्रदर के साथ लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। लांसेचान और वांगजी दोनों लाइब्रेरी के नीचे वाले कमरे में थे और साथ मिलकर उस बुक को ढूंढ रहे थे। दोनों को पूरा दिन लग जाता है, तब जाकर वांगजी को वो बुक मिलता है। वांगजी जब उस बुक को लांसेचान को दिखाता है, तब लांसेचान भी वांगजी को हाँ कर देता है। लांसेचान और वांगजी उस कमरे से बाहर आते हैं। वांगजी सबसे पहले उस बुक को रीड करता है। उस बुक में लिखा हुआ था कि आप जिस भी पर्सन की सोल उसकी बॉडी में डालना चाहते हैं, आपको उस पर्सन की बॉडी को संभाल कर रखना है, उसे हर तरह की चोट और बाकी सारे इंजरीज से बचा कर रखना है। वांगजी सबसे पहले लान फिजिशियन के पास जाता है और वो सब कुछ बताता है जो भी बुक में लिखा हुआ था। वांगजी को डर था कि विंग की सोल जाने के बाद बॉडी खराब ना होने लगे, इसलिए फिजिशियन मोशन्यू की बॉडी पर एक लेप लगाना स्टार्ट करती है। वांगजी भी उस बुक को पूरा रीड करता है, जिससे वांगजी को पता चलता है कि वांगजी को एक तरह का म्यूज़िक प्ले करना पड़ेगा जिससे वांगजी विंग की सोल को बुला सके, और वांगजी को ये म्यूज़िक मोशन्यू की बॉडी के पास ही प्ले करनी थी जिससे विंग को पता चल सके कि उसकी बॉडी वहीं है और विंग आराम से उस बॉडी में एंटर कर सके। वांगजी अब दिन रात मोशन्यू की बॉडी के पास उस म्यूज़िक को प्ले किया करता, पर 2 दिन तक भी उस म्यूज़िक प्ले करने के बाद भी वांगजी को विंग का कुछ भी पता नहीं चलता। लांसेचान भी वक्त निकालकर वांगजी के पास आया करता। लांसेचान जब वांगजी के पास आता तो लांसेचान को वांगजी बहुत थका हुआ फील हो रहा था। लांसेचान वांगजी से कहता है, वांगजी तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। बट वांगजी कहता है, ब्रदर उसकी सोल कोई भी आंसर नहीं दे रही। लांसेचान को वांगजी फिर एक बार हारा और टूटा हुआ फील हो रहा था। लांसेचान वांगजी से कहता है, वांगजी मैं कंफर्म तो नहीं, बट हो सकता है मास्टर वे की सोल नष्ट हो गई हो या अपने नेक्स्ट लाइफ में पहुंच चुकी हो। वांगजी एक बार फिर अपनी लड़खड़ाती वॉइस में कहता है, तो अब मैं क्या करूं ब्रदर। लांसेचान कहता है, वांगजी तुम मास्टर वे की सोल उसकी नेक्स्ट लाइफ से यहाँ बुला सकते हो। लांसेचान को कहीं ना कहीं ये गलत लग रहा था, बट लांसेचान अपने भाई को इस तरह नहीं देख सकता था। वांगजी भी फिर से उस बुक को रीड करने लगता है ताकि वांगजी विंग को उसकी नेक्स्ट लाइफ से यहाँ बुला सके। बुक रीड करने के बाद वांगजी फिर से म्यूज़िक प्ले करता है और करीब पूरा दिन म्यूज़िक प्ले करने के बाद वांगजी को महसूस होता है कि विंग की बॉडी मूव कर रही है। ओके फ्रेंड्स, आज की स्टोरी को हम यहीं एंड करते हैं। स्टोरी आप सभी को जैसी भी लगे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको स्टोरी या कैरेक्टर को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।